तो आज के लेक्चर में ध्यान से सुनना कि वैन टॉप फैक्टर एक्चुअली जनरेट कैसे हुआ। वैन टॉप फैक्टर एक्चुअली जनरेट कैसे हुआ तो हम एक उसको समझते हैं कि कैसे जनरेट हुआ। तो हम हेडिंग डालेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। राइट डाउन हेडिंग एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास। अब इसमें देखने वाली ये बात है, ध्यान से समझना। पहले मान लो हमने एक कंटेनर ले लिया, यहां पर हमने वाटर पुट कर दिया। मान लो हमने एक कंटेनर ले लिया और यहां पर हमने वाटर पुट कर दिया, और इसी कंटेनर में हमने यहां पर मान लो शुगर का सॉल्यूशन ले लिया। ध्यान से समझना, ये मान लो हमने शुगर का सॉल्यूशन ले लिया और इस कंटेनर में हमने वाटर ले लिया। अब हम जानते हैं कि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका कम है, तो वाटर का फ्लो इधर होगा। इस फ्लो को रोकने के लिए हमें यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो जो प्रेशर लगाएंगे उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। इस शुगर का जो सॉल्यूशन है वो है 2 मोलर। 2 मोलर कंसंट्रेशन जो है। अब ध्यान से समझना, अगर इसका हमें पाई निकालना है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 1 का, तो हम लिखेंगे CRT। कंसंट्रेशन C है ये वाला, R हम जानते ही हैं, और टेम्परेचर मान लो कुछ दिया हुआ है। हमने इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल दिया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमने निकाला तो हमने एक थ्योरेटिकल निकाला, मतलब नोटबुक पे, कि इसका कंसंट्रेशन है, इधर इतना वाटर है। मतलब लैब में गए हम, अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने ऑब्जर्व करके नहीं निकाला। हमने देखा कि फॉर्मूला इसका जो है पाई इक्वल टू CRT, यानी थ्योरेटिकल तरीके से कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट किया, R पुट किया, और टेम्परेचर का वैल्यू पुट किया, और हमने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल दिया। ये हमने नोटबुक पे निकाला। जो हम नोटबुक पे निकालेंगे उसको हम थ्योरेटिकल बोलेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल निकाला। उसके बाद हमने निकाला एक्सपेरिमेंटल, कि एक्सपेरिमेंट करके क्या आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल जब निकाला तो देखा कि जो वैल्यू थ्योरेटिकल आ रहा है वही वैल्यू एक्सपेरिमेंटल भी आ रहा है। यानी I इक्वल टू, अब ये वैल्यू हमने थ्योरेटिकल निकाला और फिर प्रैक्टिकल करके निकाला कि प्रैक्टिकली क्या आ रहा है, यानी एक्सपेरिमेंट करके निकाला हमने। तो हमने ये देखा कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाला जो वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू थ्योरेटिकल भी आ रहा है। यानी हम इसमें लिख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर I इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन theoretical value of osmotic pressure। तुमने क्या किए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना था वो एक्सपेरिमेंटल निकाले और फिर थ्योरेटिकल निकाले, और दोनों का वैल्यू मैच किया, सेम आया, इसीलिए I का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी शुगर वगैरह केस में I 1 लिया जाता है। अब ध्यान से समझना एक्सपेरिमेंट नंबर 2।
हमने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। हमने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया और इस कंटेनर में हमने यहाँ एसपीएम लगा दिया और यहाँ पर हमने वाटर ले लिया, और यहाँ पर हमने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया। हमने यहाँ पर एक्वस NaCl का सॉल्यूशन ले लिया। सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो 2 मोलर है, मतलब सेम है कंसंट्रेशन। अब वाटर इधर है तो वाटर और ये सॉल्यूशन है, तो वाटर तो सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेगा। इस फ्लो को रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम अगर ऑस्मोटिक प्रेशर 2 निकाले तो पाई इक्वल टू CRT। ये हमने नोटबुक पे निकाला, यानी ये हमने थ्योरेटिकल निकाला, ये हमने निकाला थ्योरेटिकल। ठीक है, अब ध्यान दो, जब हमने एक्सपेरिमेंटल निकाला तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन theoretical वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जब हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाला और थ्योरेटिकल वैल्यू निकाला तो ये ऑब्जर्व हुआ कि दोनों का वैल्यू डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। पाई 2 इक्वल टू CRT, हमने C का वैल्यू पुट किया, R का वैल्यू पुट किया, टेम्परेचर पुट किया और निकाल दिया थ्योरेटिकल। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल किया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया, तो वैल्यू कुछ और आ रहा है और थ्योरेटिकल कुछ वैल्यू और आ रहा है। तो तुम मुझे बताओगे कि क्यों थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग अलग आ रहा है, जबकि इस केस में थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेम आ रहा था। जबकि केस नंबर 2 में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी लैब में ऑब्जर्व किया वाला वैल्यू और नोटबुक पे निकाला वाला वैल्यू, वो अलग अलग क्यों आ रहा है जबकि इसमें सेम आ रहा था। तो मुझे तुम बताओगे क्यों आ रहा है, जल्दी से आंसर लिख के भेजो। Why in the case number 2 the theoretical value of osmotic pressure and experimental value of osmotic pressure will be different? श्रेया, बाकी अब एक चीज ध्यान दो क्यों आ रहा। देखो, कल वेंटर फैक्टर पढ़ाया था। अब यहां पर शुगर जो है पानी में डिजोल्व होने के बाद, बिल्कुल सही है वैभव का, शुगर जो है वो पानी में डिजोल्व होने के बाद क्या वो डिसोसिएट होता है क्या? नहीं। इसीलिए वेंटर फैक्टर के नाम पे यहां पर 1 हुआ करेगा। और इस केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू, यानी लैब में और हम नोटबुक पे जो निकालेंगे वो सेम आएगा, क्योंकि आई वेंटर फैक्टर शुगर वगैरह के लिए एक ही आता है। लेकिन जब हम इस पे निकालेंगे और हम आई, यानी जब हमें वेंटर फैक्टर का नॉलेज नहीं था, यानी ये नहीं समझ पा रहे थे कि नंबर ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करेगा, तब यहाँ हम आई नहीं ले रहे थे, तो इसीलिए थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग अलग आएगा। जैसे तुम यहाँ आई लोगे और यहाँ आई का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा, तो तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू सेम आने लगेगा। तो आई यहीं से जनरेट हुआ कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आ रहा है और थ्योरेटिकल वैल्यू क्या आ रहा है। जब दोनों को डिवाइड किया गया तो यहाँ से जो वैल्यू आया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2 टाइम्स ज्यादा आया थ्योरेटिकल वैल्यू से,
तो यहाँ आई निकल के आ गया 2। तब लोगों ने समझा कि ये कितने पार्ट में ब्रेक हो रहा है, उसी को हम वेंट ऑफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। उसी को हम वेंट ऑफ फैक्टर के नाम से जानते हैं। यानी हमारा गलती होने का सवाल इसलिए था क्योंकि हमने आई यूज ही नहीं किया था। अगर आई यूज कर लेते तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं, अगर यहाँ से मैं लिखूं तो यहाँ लिख सकता हूँ आई इक्वल टू सी आर टी। यहाँ मान लो आई लगा दिया, आई इक्वल टू सी आर टी अपॉन पाई 2। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मान लो, और ये हो गया थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, यहीं से आई निकाला जाता है। तो आई ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर का मैं मीनिंग बता रहा हूँ, वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है वो कल मैं सब कुछ लेक्चर में बताया था कि वेंट ऑफ फैक्टर कैसे 4 केसेज में निकाले जाते हैं। तो वो सब डिस्कस हो चुका है। अब मैं वेंट ऑफ फैक्टर का मीनिंग बता रहा हूँ कि वेंट ऑफ फैक्टर जनरेट कैसे हुआ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर। आज मैं इस लेक्चर में मीनिंग बता रहा हूँ। तो वेंट ऑफ फैक्टर कुछ और नहीं है, वेंट ऑफ फैक्टर इज ए रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर टू दी थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, केवल ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले इतना लिखो डायग्राम बनाने के साथ साथ। इतना लिखने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं एग्जाम्पल पे समझाया कि वेंट ऑफ फैक्टर एक्चुअली जनरेट कहां से हुआ। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब यहां पर हमने केवल ऑस्मोटिक प्रेशर लिखवाया था, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आई इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, केवल ऑस्मोटिक प्रेशर चारों को हम लिख सकते हैं ना। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन क्या होगा, थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या आया और थ्योरेटिकल हमारा नोटबुक पे क्या आया, दोनों में अगर डिफरेंस नहीं है तो आई का वैल्यू 1 होगा, यानी डिसोसिएट नहीं होगा। हम ये भी लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर। कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर, हम दोनों लिख सकते हैं। ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर अपॉन कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर।
नेक्स्ट लिखना इसमें I इक्वल टू मोलर मास m। अब यहां मोलर मास थ्योरेटिकल होता है अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड। क्योंकि जब तुम निकालते हो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CIT, तो कंसंट्रेशन क्या लिखते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास तो नीचे आएगा, तो इसका मोलर मास नीचे है, इसका मोलर मास नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ऑब्जर्व वाला नीचे चला जाएगा और थ्योरेटिकल वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लिख लिए होगे। अब नेक्स्ट लिखना डेराइव द इक्वेशन, डेराइव द इक्वेशन, डेराइव द इक्वेशन I इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा और अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन n-1। दोनों एक ही है, या तो तुम इसको ड्राइव करो या तो इसको ड्राइव करो, दोनों एक ही है। अल्फा यहाँ से निकालोगे, ये 1 इधर जाएगा और n-1 अल्फा नीचे चला आएगा। तो इसको हमें ड्राइव करना है, ये बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है इसका डेरिवेशन, या ऐसे लिख के देगा ड्राइव द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर। derive the relation between और derive the relation between degree of dissociation, degree of dissociation and Van't factor, Van't factor। Derive the relation between degree of dissociation and Van't factor। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंटा फैक्टर आई में हमें रिलेशन निकालना है। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट, एक हम इक्वेशन लेंगे। मान लो ए एन है और ओ जब पानी में गया तो एन पार्ट में ओ डिसोसिएट हो गया, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल से, और यहाँ पर एन पार्ट में डिसोसिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे t इक्वल टू 0 पर, ये 1 है, अब ये डिसोसिएट नहीं हुआ है। जब इक्विलिब्रियम आया t इक्वल टू इक्विलिब्रियम, तो ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, c माइनस सी अल्फा, c माइनस सी अल्फा, या c ही लिख सकते हो, c ही लिखो, c है 0 है, c माइनस सी अल्फा, ये कितना होगा एन सी अल्फा, C और ये 0 है, C माइनस सी अल्फा और ये एन सी अल्फा। ठीक है, अब टोटल टोटल मोल कितना आया, टोटल मोल, तो इसको ऐड कर देंगे, टोटल मोल आ जाएगा अपना C माइनस सी अल्फा प्लस एन सी अल्फा आएगा। अब यहां ध्यान देना C, और यहां से अगर हम C कॉमन निकाले तो यहीं से निकाल सकते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि
थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू हमने क्या लिया था, सी, ये वाला, यानी सी मोल लिया था। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना आ गया, सी 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा। तो यहां से हम वेंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे, आई इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना है, सी 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा, और थ्योरेटिकल वैल्यू कितना है, सी। आई कितना आ गया, आई इक्वल टू 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा। अगर थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1 यहां से हम अल्फा कॉमन निकाल ले, तो यहां से अगर अल्फा कॉमन निकालेंगे तो एन -1 बचेगा। देखो यहाँ से अल्फा कॉमन निकालेंगे तो ये एन हो जाएगा और ये माइनस है तो -1 हो जाएगा। तो अगर हम और इसको सिंप्लीफाई करें, ये हमारा आ चुका है, तो ये इधर आएगा तो आई -1 इक्वल टू एन -1 अल्फा। तो यहाँ अल्फा हो जाएगा I-1 अपॉन n-1, I-1 अपॉन n-1। तो इस तरह से इसको कंप्लीट आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये डेरिवेशन आपके टेक्स्ट बुक में भी है और आपको ये बताना पड़ेगा कि कैसे आया। ये बातें समझ में आई? तो जो तुम कल हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखवाया था, ये वाला आई इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा, वो कल हमने डायरेक्ट लिखवाया था। केस नंबर 3 में देखना, ये डायरेक्ट लिखवाया था। केस नंबर 3 में ये हमने डायरेक्ट लिखवा दिया था और आज उसी को हम प्रूफ करवा रहे हैं। तो ये प्रूफ आपका बोर्ड में आता है, ठीक है, कंपटीशन में प्रूफ नहीं आएगा, आपको ये बोर्ड में आएगा। कंपटीशन में जाया जाता है तरीके आना चाहिए, तो हमें कंपटीशन के लिए केवल डायरेक्ट वैल्यू याद रखा जाता है। बोर्ड वगैरह में इसका एक्सपेरिमेंट पूछता है। इसको राइट डाउन करो।
सबने लिख लिया? सबने समझ लिया? हैव यू राइट, हैव यू रिटन, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट। तो कल हमने वैंट फैक्टर का निकलवा के दिया था, वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था सारा चीजें, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस केस में कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है। और आज के लेक्चर में हम उसको डेराइव करके बता रहे हैं कि कैसे आई का वैल्यू आता है। नेक्स्ट है हमारा डेराइव द इक्वेशन, डेराइव द इक्वेशन, क्वेश्चन नहीं है, डेराइव द इक्वेशन। ये बोर्ड वगैरह में डायरेक्ट फ्रीक्वेंटली देता है। डेराइव द इक्वेशन अल्फा इक्वल टू एम theoretical minus m observed upon m observed n minus 1। इसको हमें डेराइव करना है, तो ध्यान से देखना। ये कंपटीशन ऑफ पॉइंट व्यू से तो हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसको हमें डेराइव करना है। तो डेराइव करने के लिए ध्यान से देखना कैसे हम डेराइव करेंगे। अब यहां पर फिर से वही एक एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं। तो यहां सब लिखना पड़ेगा, कंसीडर द रिएक्शन ए एन इज डिसोसिएटेड इनटू एन ए टी इक्वल टू 0 पर, ये 1 है, ये 0 है, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर सी माइनस सी अल्फा, और ये एन अल्फा हो जाएगा। टोटल मोल कितना हो जाएगा? टोटल मोल हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम पर, टोटल मोल हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? चलो ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा, कैलकुलेटेड वैल्यू कितना है? कैलकुलेटेड यानी एक्सपेरिमेंटल नहीं, ये है थ्योरेटिकल वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू 1 है, और दिस वन विल बी ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो वैंट फैक्टर क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है? 1 है। तो क्या हो गया? आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। ये तो अभी अभी हमने एक्सपेरिमेंट, ये हमने अभी डेराइव किया था। लेकिन अब हमारे इस डेरिवेशन में मोलर मास को एंट्री करवाना है। तो हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल का मतलब, एक्सपेरिमेंटल का मतलब ऑब्जर्व्ड हो गया। अब इस वाले इक्वेशन में इस वाले इक्वेशन में और इस वाले इक्वेशन को हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को। अब I इक्वल टू इतना है और ये I इक्वल टू इतना है, तो दोनों I यानी वैंट फैक्टर को हम बराबर कर देंगे। तो 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा इक्वल टू एम थ्योरेटिकल अपॉन एम
एक्सपेरिमेंटल। अब यहां से हमें अल्फा निकालना है। सोचो कैसे निकालेंगे, इसको इधर लाऊं मैं, 1 - m theoretical अपॉन m एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू, इधर इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस n-1 अल्फा। यहां पर क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, m एक्सपेरिमेंटल, या ऐसा करते हैं कि इस 1 को इधर लेके जाते हैं, n-1 अल्फा इक्वल टू m थ्योरेटिकल अपॉन m एक्सपेरिमेंटल। इस 1 को इधर लेके जाते हैं, -1, ताकि आसान लगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा m, क्योंकि यहाँ थ्योरेटिकल पहले लिखा हुआ है, m थ्योरेटिकल माइनस m एक्सपेरिमेंटल अपॉन m एक्सपेरिमेंटल। अब ध्यान देना, अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू इतना आया अल्फा, ये 1 - n कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो यहाँ हम लिख देंगे अल्फा इक्वल टू m थ्योरेटिकल माइनस m एक्सपेरिमेंटल अपॉन m एक्सपेरिमेंटल और इंटू n-1। ये हमारा प्रूव हो गया। तो प्रूव करने में कुछ है नहीं, बस उसको 1 मिनट, तो इसको ये तो हमने पहला पार्ट में प्रूव किया, और दूसरा पार्ट में हम ये जानते हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे और इक्वेट करने के बाद अल्फा निकाल देंगे, हमारा ये वैल्यू आ गया। ये बोर्ड वगैरह में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है।
ये आपने लिख लिया। सबने लिखा? ज्ञात्री, अदिति, वैभव, रणबीर, आर्यन, विनय का फ्रेंड। कहाँ है विनय का फ्रेंड? विनय का फ्रेंड कहाँ है? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो इसको बस आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये सब कैसे आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है derive the equation derive the equation alpha equal to 1 plus 1 upon n minus 1, सॉरी I equal to अल्फा, या इसको हम दूसरे टर्म में लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1 I माइनस 1। ये दोनों वही हैं, बस यहाँ I इक्वल टू लिखा हुआ है और वहां पर अल्फा इक्वल टू लिखा गया है एक ही दोनों। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो हमने कल इसको डायरेक्ट लिखवाया था एसोसिएशन के केस में। डेराइव द इक्वेशन इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन, डेराइव द इक्वेशन इन केस ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन के केस में इसको डेराइव करना है। कैसे डेराइव करेंगे? एन ए मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के क्या बन गया? ए एन बन गया। टी इक्वल टू 0 पर ये 1 है और ये 0 है। टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर 1 माइनस अल्फा, और ये अगर ये एन जुड़ेगा तो ये एक बनेगा, यानी यहाँ पर एन जुड़ेगा तो एक बनेगा, मतलब जब ये एन अल्फा बाई एन, ये हो जाएगा अल्फा बाई एन, क्योंकि अल्फा कम होगा तो ये अल्फा बाई एन बनेगा, एन कम होगा तो ये एक बनेगा, अल्फा कम होगा तो अल्फा बाई एन बनेगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे I इक्वल टू, अच्छा टोटल मोल निकाल देते हैं। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, इनको हम जोड़ देंगे, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर सोल्व करूं, तो अगर मैं इस केस में अल्फा निकाल दूं तो 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1, इसमें हमने अल्फा निकाल दिया। अब थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू क्या है? 1 है।
और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। वैल्यू कितना है, 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1, थ्योरेटिकल वैल्यू कितना है 1। ये क्या हो गया, आई इक्वल टू 1 प्लस, इस अल्फा को मैं उधर लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा। ये अगर इसको और ज्यादा कैलकुलेट करना है, एक तो हमारा प्रूव हो चुका है, और ज्यादा कैलकुलेट करना है तो आई को इधर 1 को इधर लेके आओ, इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एन माइनस 1। थोड़ा सा और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आई माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस, एक चीज थोड़ा सा साइन का मिस्टेक हुआ, देखो यहाँ पर, अगर यहाँ से अल्फा कॉमन निकालेंगे तो ये अगर निकालोगे तो प्लस आएगा और ये माइनस अल्फा आएगा। सही तो है ये, लेकिन 1 प्लस अल्फा अगर कॉमन निकाला हमने, 1 अपॉन एन माइनस 1, सही है। करेक्ट। लिख लिए। तो 3 डेरिवेशन हमने किया, तीनों में से एक बोर्ड में 100% आता है। फोर्थ है, ड्राइव द इक्वेशन अल्फा इक्वल टू एन अपॉन एन माइनस 1 एम, ओ बी फॉर ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड माइनस टी एच फॉर थ्योरेटिकल अपॉन एम ओ बी ऑब्जर्व्ड।
तुम पहले इसको ड्राइव करो, देखो। अच्छा, फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन के केस वाला के लिए ड्राइव करना है। तो तुम तो ये तो ड्राइव किए ना। अब इसको मैं क्या करना है, आई इक्वल टू एम थ्योरेटिकल अपॉन एम एक्सपेरिमेंटल लिख के दोनों को इक्वेट करके और इसको ड्राइव कर सकते हैं। एक बार करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सारे इसको ट्राई करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबने कर लिया। अब देखो मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर दे रहा हूं। आई इक्वल टू एसोसिएशन के लिए क्या होता है, 1+1/n-1 अल्फा। और आई मोलर मास क्या होता है, थ्योरेटिकल, टीएच क्यों लिख रहा हूं, थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व। अब ये दोनों आई को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। दोनों आई को हम इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने पे क्या आएगा, 1+1/n-1 अल्फा इक्वल टू एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व्ड। अब इसी को हमें सोल्व कर देना है, ये आ जाएगा। तो हमें अल्फा निकालना है, तो इसको इधर लाते हैं, 1/n-1 अल्फा इक्वल टू एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व -1। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n-1 अल्फा इक्वल टू एम थ्योरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व्ड अपॉन एम थ्योरेटिकल। ठीक है। अब ये नीचे जाएगा तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम थ्योरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व्ड अपॉन एम थ्योरेटिकल, सॉरी एम ऑब्जर्व्ड आएगा ना यहाँ, एम ऑब्जर्व्ड। और यहाँ जाएगा नीचे 1/n-1। थोड़ा सा और इसको सोल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम थ्योरेटिकल माइनस एम ऑब्जर्व्ड
अपॉन एम ऑब्जर्व्ड, और ये हो जाएगा n-1, n-1, और ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर n। ये हमारा प्रूव हो गया। चेक करो एक बार। ये हो गया डेरिवेशन नंबर 4। वन माइनस है।
लिख लिए सबने? चलो, तो ये हमने आपका चैप्टर फिनिश किया। अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? तो एक दो मैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ, तुम लोग उसको बनाओगे। चलो राइट डाउन करो न्यूमेरिकल। रिवर्स ऑस्मोसिस तुम लोग को नहीं बताया क्या? छूट गया है लग रहा है। एक क्लास, उस क्लास में बताया था, तुम लोग को नहीं बता पाया, तो लिख लो रिवर्स ऑस्मोसिस। टर्मिनोलॉजी थोड़ा छूट गया, राइट डाउन कर लो रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हो गया था, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? अब देखो ध्यान से, मान लो हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हम यहां पर सॉल्यूशन भर दिए। अब इस केस में हम क्या करते हैं, यहां पर हम वाटर वगैरह लेते हैं दूसरे में, और दोनों को सेपरेट हम एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कर देते हैं। दोनों को हम सेपरेट कर दिए एसपीएम से, और यहाँ वाटर, और यहाँ सॉल्यूशन से। अब यहाँ पर ध्यान देना, मान लो ये NaCl का सॉल्यूशन है। मान लो तुम सी वाटर लेके आए, समुद्र से पानी लेके आए जिसमें कि नमक वगैरह है, सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट है, उसको लेके आए। अब क्या होगा, ये वाटर जो है इधर फ्लो करेगा, ये सी वाटर है, ये है सी वाटर, समुद्र का पानी है, और ये प्योर वाटर है जो हम पीते हैं। अब ये हम वाटर इधर पास करेगा, जब वाटर इधर पास करेगा तो इसको रोकने के लिए हम यहां पर एक, रोकने के लिए हम यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे। यहां पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाएंगे, और ऑस्मोटिक उतना प्रेशर उतना ही लगाएंगे जो उसकी फ्लो को रोक दे। जैसे मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब यहां पर इस फ्लो को रोकने के लिए हमने यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया। अब ध्यान से समझो, मान लो यहां पानी फ्लो हो रहा है और तुम उसको इसको रोकना है, तो रोकने के लिए तुम यहां पर फोर्स लगाए, लेकिन तुम उतना ही फोर्स लगाए जिससे पानी वो रुक जाए। अगर कहीं उससे ज्यादा फोर्स लगा दिए तो ये पानी क्या हो जाएगा, उल्टा फ्लो करने लगेगा। जो स्टार्टिंग में ऐसे फ्लो कर रहा था, वो फ्लो से ज्यादा तुमने अगर फोर्स लगा दिए तो उससे ज्यादा वो फ्लो करने लगेगा। जैसे एक मान लो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, रोक दिए फोर्स लगा के, तुमने फोर्स उतना ही लगाए कि रोके। अगर मान लो या कार वगैरह भी है, कार इधर जा रहा है, तुमने उसको रोक दिए फोर्स लगा के, लेकिन तुम इतना ज्यादा फोर्स लगा दिए कि कार उल्टा डायरेक्शन में भागने लग गया। तो यहां कुछ ऐसा ही हमें करना है। क्या?
ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो केवल इस फ्लो को रोकता है, यानी उतना ही फोर्स लगाता है जिससे कि ये फ्लो रुक जाए, उससे ज्यादा ये फोर्स नहीं, प्रेशर नहीं लगाता है। अगर यहाँ पर प्रेशर कहीं हम इतना ज्यादा लगा दें कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इधर वाला सॉल्वेंट उल्टा फ्लो करने लगेगा और केवल सॉल्वेंट पास होगा, क्योंकि एसपीएम केवल सॉल्वेंट को पास होने के लिए परमिशन देता है। तो ये अब फ्लो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हमने प्रेशर लगाया तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट की तरफ सॉल्वेंट पास होने लग गया, और इस तरह से अगर सोचोगे तो जो सॉल्ट सी वाटर है उसका पानी क्या होने लग जाएगा, प्यूरिफाई होने लगेगा। कैसे? क्योंकि इसमें से तो सॉल्ट जो है NaCl वो तो पास होगा नहीं, क्योंकि इसको अलाउ करता नहीं है, और ये जो है सॉल्वेंट यानी वाटर, प्योर वाटर जाके यहाँ मिक्स होने इधर चला जाएगा, यानी इससे प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी इतना प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से इतना ज्यादा प्रेशर लगा देना कि फ्लो उल्टा डायरेक्शन में हो जाए। यानी व्हेन वी अप्लाई pressure more than osmotic pressure, when we apply pressure more than osmotic pressure, then flow of solvent from high concentration to low concentration। यानी हम प्रेशर अगर लगाते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो लगाते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, तो सॉल्वेंट का फ्लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगेगा। डायट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या ये बातें सबको समझ में आई? रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? ओके, तो राइट डाउन करो सारे डायग्राम के साथ।
सबने लिख लिया? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल्स लेते हैं। चलो राइट डाउन न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट, the boiling point of benzene, the boiling point of benzene is 353.23 Kelvin when 1.80 gram of a non volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene the boiling point is raised to 354.11 Kelvin. The molar mass of the solute is Kb for benzene is 2.53 Kelvin kg मोल इनवर्स। ऑप्शन है 58 ग्राम पर मोल, सेकेंड ऑप्शन है 106 ग्राम पर मोल, थर्ड ऑप्शन है 174 ग्राम पर मोल, फोर्थ ऑप्शन है 232 ग्राम पर मोल। इसको अटेम्प्ट करो, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, दिस वन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन जब वो प्योर था। नहीं, आगे क्या बोल रहा है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन इतना ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। इतना ग्राम बेंजीन है और इतना ग्राम बेंजीन है। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू, अच्छा ये प्योर का है और ये अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के इतना हो गया है। तो इस प्योर में बेंजीन, बेंजीन जब प्योर था उस समय उसका बॉइलिंग पॉइंट था 354.23, और जब सॉल्यूशन बन गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 354.11, ये 353 है। तो हम यहां से डेल्टा टीवी निकाल देंगे। तुम निकालोगे डेल्टा टीवी, मैं केवल हिंट दे रहा हूं। डेल्टा टीवी निकल जाएगा। अब डेल्टा टीवी का हम फॉर्मूला लिखेंगे। डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, केबीएम। केबी का वैल्यू यहां दिया गया है, ये तो तुम निकाल लोगे। केबी मोलालिटी का जहां तक बात रहा, तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे।
मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल सॉल्यूट का कितना मोल है? सॉल्यूट है 180 1.8 ग्राम। मोलर मास कितना है? एम हमें नहीं मालूम, वही तो निकालना है हमें। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 90 ग्राम। तो तुम यहां से डेल्टा टीवी निकालोगे, केवी का वैल्यू रखोगे और यहां से मोलालिटी निकालोगे। तो मोलालिटी आ गया अपना इतना, ये आ जाएगा 1.8 अपॉन 90 एम। अगर तुम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर दोगे ये हो जाएगा 50, क्योंकि यहाँ डेसिमल तो 1/50 एम आ जाएगा। इसी एम का हमें वैल्यू निकालना है, मोलर मास। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा? मैं हिंट दे दिया, तुम लोग इसको अटेम्प्ट करो जल्दी से। आंसर आंसर इसका आएगा फर्स्ट। चलो मैं निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो। डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी कितना आएगा? 354.11 माइनस 353.23 0.88 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 354.11 माइनस 353.23, तो ये 0.88 आ गया। अब यहाँ हम जाएंगे तो डेल्टा टीबी हमारा कितना आ गया? तो डेल्टा टीबी अपना आ गया 0.88।
Kb का वैल्यू कितना है 2.53 इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट है, यानी 1.80 अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलालिटी हम निकाल रहे हैं। अच्छा, एक चीज और गलती हो गया कि मोलालिटी निकालते समय ग्राम यहाँ 1000 करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम सोल्व करते हैं। 0.88 इक्वल टू 2.53 इंटू 1.80 अपॉन 90 एम इंटू 1000। एम इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 अपॉन ये हो जाएगा 0.88 इंटू 90। अगर मैं इसको सोल्व कर दूं तो 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 ये आ गया, और डिवाइडेड बाई 0.88 डिवाइडेड बाई 90 ये हो जाएगा 57.5 आ गया, 57.5 आ गया ग्राम, यानी हम इसको अप्रॉक्स में 58 भी लिख सकते हैं। क्या ये बातें सबको क्लियर हुई? एक का आंसर आया बस ज्ञात्री का, वो भी क्या गलती कर दी, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं की, यहाँ ग्राम में है ना, तो मोलालिटी निकालते समय ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गया? किसी को डाउट? नहीं, तो इसको राइट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।